नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है माँ बन के देखा अब बनूंगी सास का दूसरा भाग। यह कहानी लेखक हरिशंकर गोयल द्वारा लिखी गई है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस घोषणा से आयुष सकते में आ गया। इतने में स्वाति भी जागकर आ गई थी। उसने देखा कि आयुष के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है। डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता भी नहीं है और माजी भी वहां पर नहीं है। स्वाति ने आयुष से पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? और अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं बना? पहली बार आयुष के स्वर में तलखी थी। अगर चाय नाश्ता करना था जल्दी जगती और बना लेती। स्वाति ने आश्चर्य से आयुष को देखा, जैसे यह कोई दूसरा आदमी हो, और बोली, तुम तो जानते हो आयुष कि मैं 8 बजे से पहले नहीं जागती हूँ और मुझे जागते ही चाय चाहिए। जाओ मेरे लिए चाय बना दो प्लीज। आयुष ने कहा, अब अपनी आदतें बदल डालो डार्लिंग। अब तुम्हारी शादी हो गई है। यह मायका नहीं ससुराल है। तुम यहाँ की बहू हो, बेटी नहीं। माँ ने तुमको कल बेटी का खूब प्यार दिया था, लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया? दुख, संताप, क्लेश, पीड़ा के अलावा। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? खाना पसंद नहीं आया तो मैं उसे कैसे खाती? उन्हें वह खाना बनाना ही नहीं चाहिए था। एक बार मुझसे पूछ लेती कि क्या बनाऊं खाने में, तो कौन सी वो छोटी हो जाती। लेकिन वह तो सासू माँ है ना, वह क्यों पूछेगी? खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे मरो। अब इस बात पर माँ जी नाराज हो तो मैं क्या करूं? स्वाति गुस्से से बिफर पड़ी। इससे आयुष का पारा भी चढ़ गया। गुस्से से बोला, सही कह रही हो, मम्मी तो नौकरानी है ना और तुम महारानी। चलो जाओ और दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आओ। पहली बार आयुष ने आदेशात्मक भाषा का इस्तेमाल किया था। स्वाति को घोर आश्चर्य हो रहा था कि यह आयुष को क्या हो गया है। उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद बना लो। और यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। इस घटना से आयुष हतप्रभ रह गया। कल से इसने किया ही क्या है जो इसकी तबीयत खराब हो गई? बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ाने का यही अंजाम होता है। लेकिन सिर पर तो उसने ही बिठाया था ना। कल वह मम्मी का इतना अपमान करती रही और वह खामोश बैठा रहा। क्या इसी दिन के लिए? मुझे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था। पापा की मृत्यु के बाद सारी जमा पूंजी से माँ ने मेरी पढ़ाई और शादी में खर्च कर दी। क्या इस दिन के लिए? कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा इसका। यह कहकर वह राधिका के कमरे में चला गया। राधिका अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। लगभग 1 घंटे तक दोनों में क्या बातें हुई पता नहीं। आयुष अपने कमरे में आकर सो गया। करीब 11 बजे स्वाति बिस्तर से खड़ी हुई, नहा धोकर तैयार होकर। वह करीब 1 बजे नीचे आई तो देखा कि एक सत्संग की मंडली आई हुई है और अपना पूरा माइक सिस्टम लगा रही है। तो क्या आज फिर सत्संग होगा, और वह भी माइक से? उसका तो सिर फट जाएगा। वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में आ गई और आयुष को जगाया। आयुष, देखो जरा नीचे जाकर। माँ जी ने सत्संग वालों को फिर से बुलवाया है। पूरा साउंड सिस्टम भी साथ लाए हैं वे लोग। इतने शोर में मैं कैसे रहूंगी? मेरा तो सिर दर्द से फट जाएगा। बड़ी गंभीरता से बोला, बात तो सही है, इतना शोर कैसे झेलोगी तुम? ऐसा करो, तुम किसी होटल में चली जाओ, मैं अभी बुक कर देता हूँ। और वह अपना मोबाइल लेकर होटल सर्च करने लगा। पागल तो नहीं हो गए हो? मैं अकेली होटल जाऊंगी? जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। साफ साफ धमकी दी। इसी के चलते अब तक आयुष पर हुकूमत कर रही वह, लेकिन इसका आयुष पर कोई असर नहीं हुआ। वह बेपरवाह होकर होटल सर्च करने में लग रहा था। आयुष के इस व्यवहार से स्वाति झल्ला गई और जोर जोर से बोलने लगी, तुम माँ जी को कहते क्यों नहीं कि वह सत्संग नहीं करे, हमारे जाने के बाद जो चाहे करे? तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे यह घर तुम्हारा हो और तुम आदेश दे रही हो। घर की मालकिन मम्मी है, वे जो चाहे करे, हम कौन होते हैं रोकने वाले उन्हें? आयुष ने बड़े शांत स्वर में कहा।
प्लीज आयुष कुछ करो ना, ऐसे तो कैसे रह पाएंगे हम संडे तक। आयुष मन ही मन मुस्कुराने लगा। तीर सही जगह लगा है। बोला, ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारा टिकट आज की फ्लाइट से करवा देता हूँ, तुम वापस चेन्नई चली जाओ। यह तुमको क्या हो गया है आयुष, मैं अकेली जाऊंगी क्या? हैरान स्वाति ने कहा। इतने में नीचे से भजनों की तेज तेज आवाज आने लगी। स्वाति एकदम चिढ़कर बोली, सुना तुमने? कितना कान फाड़ू शोर हो रहा है, मेरा तो सिर फट जाएगा। ऐसा करो, एक सिर दर्द की गोली लो और सो जाओ, मैं तो भजन सुनने नीचे जा रहा हूँ। और वह जाने लगा। स्वाति वहीं धम से पलंग पर बैठ गई। इधर राधिका ने केवल अपने लिए खिचड़ी बना ली थी और खा भी ली थी। आयुष और स्वाति दोनों सुबह से भूखे ही थे। वह भजन मंडली में आकर बैठ गया और भजनों का आनंद लेने लगा। उधर स्वाति शोर से वैसे ही परेशान थी। उस पर सुबह से कुछ भी नहीं खाया था उसने, इसीलिए और भी परेशान हो गई थी। परंतु सबसे बड़ी परेशानी तो आयुष के बदलते व्यवहार से थी। अब क्या करे? फिर उसने आखिरी हथियार चलाया। आयुष को फोन करके अपने पास बुलाया और कहा कि उसे बुखार आ रहा है। आयुष ने उसका हाथ छुआ तो लगा हल्की सी हरारत है। वह उसे लेकर अस्पताल चला गया। इधर राधिका ने अपने मोहल्ले की सब औरतों को बुला लिया। सब औरतों ने खूब डांस किया, भजनों का आनंद लिया। शाम तक चलता रहा यह कार्यक्रम। उधर आयुष स्वाति को लेकर जब अस्पताल पहुंचा और फिजिशियन को दिखाया तो उसने फूड पॉइजनिंग बताया और पूछा कि कल क्या खाया था। जब उनको यह बताया कि कल दोनों टाइम खाना जोमेटो से मंगवाया था तो डॉक्टर ने कहा, यह बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना होगा। आज केवल खिचड़ी और दलिया लीजिए, कल एक बार फिर मुझे दिखाइए और यह दवाई ले लेना। उसे पर्चा पकड़ाते हुए डॉक्टर ने कहा। दोनों घर आ गए। स्वाति को भूख लग रही थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था, क्या करे? वह माँ जी से कैसे कहे खिचड़ी बनाने को? उसने कातर नेत्रों से आयुष को देखा। आयुष ने हाथ खड़े कर दिए। बोला, मम्मी से तुम ही कह दो खिचड़ी बनाने को, और वह सत्संग में बैठ गया। भूख तो उसे भी बहुत तेज लग रही थी, लेकिन कल मम्मी को उसने जो हर्ट किया था तो आज उपवास तो करना पड़ेगा ना। अंत में स्वाति ने राधिका से कहा, माँ जी, डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग बताया है और केवल खिचड़ी या दलिया ही खाने के लिए कहा है, तो बना लो और खा लो। राधिका ने सपाट कह दिया। मुझे नहीं आता बनाना माँ जी, तो जोमेटो से मंगवा ले। तुझे तो जोमेटो वाला खाना बहुत पसंद है ना। डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने को मना किया है माँ जी, पर मेरे हाथ से तो नमक मिर्च भी वगैरह ज्यादा पड़ता है, जो तुझे पसंद नहीं है। मैं सब खा लूंगी माँ जी, बस आप बना दो। राधिका समझदार थी, रस्सी को ज्यादा खींचने से भी वह टूट जाती है, इसीलिए आज का सबक इतना ही काफी है। ऐसा सोचकर वह खिचड़ी बनाने चली गई। आयुष और स्वाति को आवाज देकर डाइनिंग टेबल पर बुला लिया था। स्वाति आकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट वगैरह लगाने लगी। दोनों ने पेट भर खिचड़ी खाई थी। खिचड़ी अच्छी भी लग रही थी। स्वाति बोली, बहुत अच्छी बनी थी माँ जी खिचड़ी, मुझे भी सिखा दीजिए ना। शाम को जब बनाऊंगी तब तू भी साथ रहना, ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा। ठीक है माँ जी। खिचड़ी खाकर मैं बर्तन सिंक में रख रही थी कि राधिका ने कहा, तेरे झूठे बर्तन कौन साफ करेगा? कल तो मैंने कर दिए थे, लेकिन आगे नहीं करूंगी, इसलिए इन बर्तनों को साफ करके ही जाना। और राधिका सत्संग में बैठ गई। शाम को जब राधिका खिचड़ी बनाने लगी तो स्वाति भी आ गई और वह भी हाथ बटाने लगी। स्वाति ने कहा, कल मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं माँ जी, क्या तूने उन्हें बुलाया है? हाँ माँ जी, उनके साथ चली जाऊंगी, जब वापस नौकरी पर जाना होगा तब आ जाऊंगी। स्वाति ने कहा, यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जो जब चाहे आ जाए और जब चाहे चला जाए, समझी? तेरे मम्मी पापा को किसी होटल में ठहरा दे, और हाँ, अगर इस घर में रहना है तो घर के सदस्य की तरह, मेहमान की तरह नहीं। तू भी होटल चली जा, फिर जहाँ मर्जी हो चली जाना, और जब चाहे नौकरी पर भी चले जाना।
इतना सुनकर स्वाति अवाक रह गई। उसे राधिका से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत बुरा लगा। इतने में आयुष भी वहां आ गया। स्वाति ने आयुष को देखकर कहा, सुना तुमने आयुष, माँ जी कह रही है कि। मैंने सब सुन लिया है। माँ जी जो कह रही है वह एकदम सही कह रही है। तुम मेहमान नहीं हो। तुमने ना तो माँ को माँ समझा और न ही इस घर को घर। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम किसी होटल में ठहर जाओ। मेरे से कुछ उम्मीद मत रखना। जो भी करो सोच समझकर करो। मैं तो माँ के पास ही रहूंगा। स्वाति को काटो तो खून नहीं। वह गुस्से से बौखलाकर अपने कमरे में चली गई। राधिका को भी बहुत बुरा लग रहा था इस व्यवहार पर, मगर आयुष ने उसे समझाया कि बीमारी का इलाज करती गोली ही है, थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। दूसरे दिन सुबह स्वाति जल्दी जग गई और किचन में चाय बनाने लगी। खटर पटर की आवाज सुनकर राधिका की नींद खुल गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में आयुष भी आ गया। राधिका ने उससे इशारे में पूछा तो वह राधिका को अलग ले गया और कहा, कल इसने अपनी माँ से बहुत सारी बातें की थी। अंत में यही निष्कर्ष निकला कि जैसा माँ चाहे वैसा ही करने में भलाई है। बस उसी का परिणाम है यह। आयुष के होठों पर मुस्कान थी। राधिका किचन की ओर चल दी तो स्वाति राधिका से लिपट गई। रो रो कर बुरा हाल हो गया था उसका। रोते रोते बोली, माँ जी मुझे माफ कर दो। राधिका मोम की तरह पिघल गई। उसे चुप कराते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, रोते नहीं। मुझे यह सब करने को मजबूर कर दिया। बेटी मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। राधिका और स्वाति की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। दोनों के आंसू मिलकर प्रयागराज बन रहे थे। तीर्थराज प्रयागराज से आयुष भी आकर दोनों से लिपट गया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।